हाँ, ये आशंका की जा रही है कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर हो सकता है, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक उसमें ट्रायल नहीं किया गया है। तो उसके लिए हमने अभी एक मीटिंग की थी, जिसके अंदर बच्चों के लिए पूरी तरह तैयारी करने की एक रूपरेखा तैयार की गई है कि हमारा ये कोशिश रहेगी कि एक 100 बेड की बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना जल्दी से जल्दी की जाए। इसके अलावा हम 500 बेड और जो कोविड के पेशेंट्स जो बच्चे एडमिट होंगे उनके लिए भी तैयार कर रहे हैं, जिन 500 बेड में से 400 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी और इसके अलावा 100 बेड पीडियाट्रिक आईसीयू के भी रहेंगे। ऑक्सीजन की भी दिक्कत आई थी, ऑक्सीजन को लेकर क्या? ऑक्सीजन को जो सेकेंड वेव के दौरान दिक्कत आई थी, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो हम जहाँ तक हो सके ऑक्सीजन के मामले में कुछ अपने आप पर भी निर्भर होना चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हम यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएं, जिन पर काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 111 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास उपलब्ध हैं, ताकि जिन्हें लो डोज ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जहाँ पर सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं होती, वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन दे दी जाए। इसके अलावा हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट भी यहीं पर ही लगाया जाए, ताकि हमें बॉटलिंग कराने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। ब्लैक फंगस की दवाओं की काफ़ी कमी है, जी, कैसे मैनेज करना है? इसके लिए एक तो हम अल्टरनेटिव दवाइयाँ भी देख रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ हैं जैसे पोसाकोनाजोल, इसुवाकोनाजोल, ये भी यूज़ की जा सकती हैं। तो इसके लिए हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट है सरकार के पास भेज दी है, और अभी पिछले 1-2 दिन से इसकी जो सप्लाई है कुछ बढ़ी है, लेकिन अभी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि ये सप्लाई जो है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की जहाँ तक हो सके हमें और बढ़ाई जाए। प्रदेश को पूरा 12 मेडिकल कॉलेज में बांटा गया था जी, अकेले पीजीआई पे इतना प्रेशर क्यों? क्या वो मेडिकल कॉलेज पेशेंट्स को नहीं ले रहे? नहीं, वैसे तो हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 3-4 ज़िले अलॉट किए गए हैं, लेकिन एक बार अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आ जाता है जो कि हमारे निर्धारित ज़िले से नहीं होता है, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते, इसलिए हमें उनको एडमिट करना पड़ता है। और ये उसी का ही कारण है कि हमारे पास इस समय 166 कोविड के पेशेंट हैं जिन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी है। अच्छा, का 2G का जिक्र किया कि सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है जी, और एक जो मोनोक्लोनल यानी जो एंटीबॉडी है। हाँ जी, कितने यहाँ कितनों को दी गई है? नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो हमारे पास पहले ही उपलब्ध है, और हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी ये इंडिकेटेड है, ख़ास तौर से ये बीमारी की शुरू की स्टेज के ऊपर दे सकते हैं, तो वो तो हम दे सकते हैं। 2DG हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, और इसका DRDO ने एक ट्रायल किया था, तो हमने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि हमें भी 2DG उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम एक तो जो भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर सकें, और इसके अलावा हम इन पेशेंट्स में ये भी स्टडी कर पाएंगे कि इनका बाकी पेशेंट्स के कंपैरिजन में कितना अच्छा असर हो रहा है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसका भी प्रस्ताव है? जी, हमारी जो वायरोलॉजी जो सेक्शन है, जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसके ऊपर पिछले 1.25 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वायरोलॉजी है इसे सेक्शन को बढ़ाया जाए और ये पूरा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किया जाए, क्योंकि जीन सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है। आज ये कोविड वायरस आया है, आने वाले समय में कोई और वायरस भी आ सकता है, कोई भी बीमारी आ सकती है। तो एक एडवांस्ड डायग्नोस्टिक और रिसर्च फैसिलिटी ये बनाने के लिए अभी तक हमें सारे सैंपल पुणे ही भेजने पड़ते थे। हम चाहते हैं कि हम इसमें सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर हो जाएं। अच्छा, आम जन से क्या अपील करना चाहिए जिस तरह का ये कोरोना काल है? आम जन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस समय जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी घट चुकी है, लेकिन ये समय हमारे लिए रिलैक्स करने का नहीं है। हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कंटिन्यू करें, ताकि अभी भी हम जो है जो हम कहते हैं कि
6 फुट की दूरी वो बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा मास्क भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र भी बहुत ज़रूरी है, और बार बार हम हाथ धोते रहें, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे ये बीमारी दोबारा हो सकती है। ये इस तरह की बीमारी है कि एक के बाद दूसरी वेव, दूसरी के बाद तीसरी वेव आ सकती है। तो हमें बिल्कुल भी ढीले नहीं होना है और ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है, ये बीमारी दोबारा से ना आए। यहाँ पर एक जैसे हरियाणा के अंदर और जगह भी हीमोडायलिसिस सेंटर बनाए जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक हीमोडायलिसिस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें 12 हीमोडायलिसिस मशीन होंगी, जिसमें एंड स्टेज किडनी फेलियर के पेशेंट्स का डायलिसिस किया जाएगा। और इसमें जो मार्केट के हिसाब से जो दाम है वो बहुत ही कम होंगे। इसमें हरियाणा सरकार का कोई खर्चा नहीं होगा और ये सारा दिन यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। और जो गुर्दे फेल के रोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगी। अच्छा, कि जो कोविड के पेशेंट हैं वो घट रहे हैं और आपने एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं अब शुरू कराई हैं। जी, पोस्ट कोविड जो नहीं, एक तो कंट्रोल सेंटर हमने बनाया है जो कोविड के पेशेंट्स के लिए, कि एक ही कमांड सेंटर में वहाँ पर जो भी पेशेंट्स हमारे पास एक तो टेस्ट करवा के जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए उनको भेज दी जाएंगी। इसके अलावा वहीं से ही पेशेंट के अटेंडेंट्स या पेशेंट जो होम आइसोलेशन में रहते हैं उनके भी कंडीशन के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे डॉक्टर्स उनसे दिन रात कांटेक्ट में रहेंगे, ताकि अगर किसी भी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसे एम्बुलेंस भेज करके अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। डॉक्टर साहब, एक सेकंड वेव आई थी, हेल्थ सेक्टर उसका प्रेशर नहीं झेल पाया था जी पूरे देश का। जी। अगर थर्ड वेव आती है जिसकी आशंका जताई जाती है उसके लिए क्या तैयारियां की? आपने बच्चों का खास तौर पर इसका जिक्र किया।